Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो देखिए आपके क्या है शैक्षिक और मापन एवं मूल्यांकन में ये आपके जो है फर्स्ट पेपर में है और इस फर्स्ट पेपर में इससे प्रश्न आता है। तो इसमें आपको इसको दो अर्थों में इसको तोड़कर पढ़ना है। पढ़ना क्या है, पहले आपको शैक्षिक मापन समझना होगा, फिर आपको समझना होगा क्या मूल्यांकन। इन दोनों को अलग अलग अर्थों में समझना होगा, लेकिन उसको समझने से पहले इसका यदि आप शाब्दिक अर्थ समझ पाते हैं तो और अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इसी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ पर देखिए शैक्षिक का मतलब क्या हुआ कि आपने कितना शिक्षा या ज्ञान प्राप्त किया है। अर्थात कोई छात्र है वो पढ़ाई कर रहा है तो उसकी योग्यता कितनी है, ठीक है, वही क्या हो गई उसकी, ये शैक्षिक ज्ञान हो गया। और मापन का मतलब यहाँ पर यह है कि उसकी योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों का, या एक तरीके से कह सकते हैं आप उसके बुद्धि का भी मापन करना, वही इसका क्या कहलाएगा, मापन। नापना, और ऐसा नहीं है कि नाप को छोड़ दो, उसको कुछ अंक प्रदान कर दो आप। जैसे क्या होता है कि आप परीक्षा लेते हो, परीक्षा लेने में क्या होता है कि वहां पर बच्चे की शैक्षिक मानसिक स्थिति का हम लोग क्या करते हैं, मापन करते हैं। अर्थात उसने कितना ज्ञानार्जन किया है और उस ज्ञानार्जन को हम किसी मात्रा के रूप में या गुणात्मक रूप में उसे व्यक्त करते हैं, या सांख्यिकी रूप में उसे हम व्यक्त करते हैं, आंकड़ों के रूप में उसे हम प्रदर्शित करते हैं। वही चीज हो गया इसका मापन। जैसे कोई बच्चा जो है गणित विषय में पा गया कितना, 100 में पा गया वो 85 नंबर, ठीक है, तो उसका जो गणित में जो ज्ञान है, देखिए इसमें एक चीज पहले से निर्धारित कर दी जाती है, एक निश्चित माध्यम कर दिया जाता है कि ऐसा नहीं है कि आपको अनंत क्षेत्र दे दिया जाए, आपको सीमित क्षेत्र में नापा जाता है। तो आप 100 में 85 नंबर पाए, अर्थात आपके मानसिक क्षमता का इन्होंने आकलन किया कि आप गणित में 100 में से आप कितना ज्ञानार्जन कर लिए हो, तो आप 85 नंबर का ज्ञानार्जन आप कर लिए। तो इस तरीके से मापना, हालांकि इसके अंतर्गत उसकी लंबाई चौड़ाई भी मापना होता है, ऐसा नहीं है कि मापन, लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, शैक्षिक मापन। उसकी योग्यताओं को पढ़ना है, उसकी क्षमताओं को पढ़ना है, उसके सामर्थ्य को पढ़ना है, और उसी का हमें क्या करना है, मापन करना है, और उसी का मापन करना शैक्षिक मापन कहलाता है। सिंपल सी बात वही है कि उसकी योग्यताओं और उसकी क्षमताओं का गणितीय रूप में प्रदर्शन करना, या गणितीय रूप में अंकों की सहायता से प्रदर्शित करना, क्या कहलाएगा, शैक्षिक मापन कहलाएगा। इसे हम लोग गणितीय रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहां पर मैंने दे दिया गणित में कितना पा गया, 85 नंबर, ठीक है। तो इसमें अच्छा ये एक तरीके से उसकी विशेषता या गुण भी बताता है कि गणित में वो इतना नंबर है, अर्थात वो गणित में क्या है, तेज है। जैसे क्लास में 3 प्रकार के विद्यार्थी रहेंगे, जो एक प्रतिभाशाली, एक सामान्य और एक मंद बुद्धि वाला रहेगा। तो उनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि फला बच्चा कितना उसने ज्ञानार्जन किया है और कितने इसने ज्ञानार्जन नहीं किया है। तो अभी जब हम पढ़ाएंगे मापन के प्रकार में, तो उसको अलग अलग उसी तरीके से क्रमबद्ध किया जाएगा। लेकिन इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन में बच्चों की योग्यताओं, क्षमताओं को हम गणितीय रूप में अंकों की सहायता से या किसी मात्रक या इकाई की सहायता से उसे हम व्यक्त करते हैं, और यही व्यक्त करना क्या कहलाता है, शैक्षिक मापन कहलाता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए इसके मापन के जो आधार हैं, इसके मापन के क्या हैं आधार, जो है वो आपका जैसे क्या हो जाता है, वार्षिक परीक्षा हो गया, या आप जो दैनिक अभ्यास कार्य दिया जाता है, ये आपके जो है मापन में आ जाएगा। फिर आपके एक तरीके से कह सकते हैं टेस्ट वगैरह जो होता है क्लास में, ठीक है, टेस्ट, वो भी आपका क्या आ जाएगा, शैक्षिक मापन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, देखिए बहुत सारे शब्द उसमें शैक्षिक मापन और मूल्यांकन में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपके भाषाओं को या परिभाषाओं पर रटने पर जोर देना पड़ेगा। उसमें कहता है परिमाणात्मक रूप में उसे व्यक्त करना। तो ये शब्द किए याद रखे जाए, जो उससे अच्छा है कि इसको आप सरल भाषा में बस इतने ही समझे रहें
कि शैक्षिक मापन का मतलब होता है कि उसकी क्षमताओं, अभिवृत्तियों, योग्यताओं को हम गणितीय रूप में अंकन करना, मात्रा के रूप में प्रकट करना ही शैक्षिक मापन कहलाता है। आपको वहां जब परीक्षा में बैठोगे तो आपको परिभाषा नहीं याद रहेगा, आपको वो चीज जो आप सरलता से सहजता पूर्वक याद किए रहेंगे वही आपको याद आएगा। तो सिंपल सी बात वही है, ठीक है। जैसे अभी कल जो है, कल मंडे को आप लोगों का एक टेस्ट लिया, उसमें आपका जो हमने टेस्ट लिया, अगर उसके आधार पर यदि हम अंक प्रदान करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो शैक्षिक मापन। अर्थात हमने जितना अभी तक पढ़ाया है उसमें से आपने कितना ज्ञान अर्जन किया है, किस स्तर तक आप पहुंच पाए हो। तो इसमें एक सीमा भी नाप दी जाती है कि अगर जो है 100 में बच्चा 33 के ऊपर पाया है तो फेल पास होता नहीं है। फेल पास इसी के आधार पर किया जाता है, मापन के आधार पर ही फेल पास किया जाता है। उसमें एक निश्चित माध्यम कर दिया जाता है, इसमें एक निश्चित मापन, और वो आपको माप दिया जाता है कि इससे अतिरिक्त हमें नहीं जाना बाहर, हमें इसका एक निश्चित दायरा, एक निश्चित क्राइटेरिया से कर दिया जाता है कि इसी के अंदर हमें मापन करना है, अर्थात उसके क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम चाहे यहां से पूछ लें, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो ज्ञानार्जन किया है उससे संबंधित तथ्य का ही हम मापन करेंगे ना, अन्यथा तो अन्यायपूर्ण हो जाएगा। जैसे आपके सिलेबस से कभी कभी चीजें बाहर से आ जाती हैं जो आप पढ़ नहीं रहते, बाद में आप कहते हो ये तो सिलेबस का है ही नहीं, ये कहां से आ गया। तो वो चीजें हम उस पर तो हम मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना हमने उसे पढ़ाया है, ना हम वो जानते हैं, ना वो बच्चा जानता है, तो कैसे हम उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। तो यही चीज होता है इसमें कि आपने जो भी चीजें क्लास में पढ़ाई हैं उसमें बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जन किया है, इसी चीज का मापन हम लोग गणितीय अंकों की सहायता से करते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, शैक्षिक मापन। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब इसमें एक चीज पूछा जाता है, क्या इसकी विशेषता पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? विशेषता पूछी जाती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहला विशेषता के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि वस्तुओं या घटनाओं को मूल्यांकन करने के बाद क्या प्रदान किया जाता है, अंक प्रदान किया जाता है। तो इसमें क्या है, अंक प्रदान किया जाता है। अर्थात आपने बच्चों से पूछा, बच्चे ने प्रश्न दे दिया, तो आपने कहा कि चलिए आपने 10 नंबर का एक प्रश्न है और उसमें से जैसे आपका टेस्ट होता है 2 नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा, तो उसमें प्रश्न पूछा गया और आपने क्या किया, उस प्रश्न का जवाब दिया। तो उसमें आपके प्रश्न ने कितना सटीक उत्तर दिया है उसी के आधार पर आपको क्या किया जाता है, अंक प्रदान किया जाता है। और यही अंक प्रदान करना क्या कहलाता है, आपका मापन कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या कहता है इसमें कि देखिए अगले पॉइंट में यह है कि किसी वस्तु का मापन नहीं किया जाता, इसमें उसके गुणों और विशेषताओं का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। और उन्हीं मापनों को हम लोग किसमें बदलते हैं, अंक में प्रदान करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, गुणों और विशेषताओं का मापन करते हैं। गुणों और विशेषताओं का मापन करते हैं, अर्थात उसके अंदर क्या विशेषता है, कितनी विशेषता है या उसका गुण कितना है, उन्हीं गुणों का इसमें हम लोग क्या करते हैं, मापन करते हैं। और मापन करने के फलस्वरूप हम लोग क्या प्रदान करते हैं, अंक प्रदान करते हैं। हालांकि मैंने उल्टा लिख दिया, पहले इसको लिखना था पहले इसको लिखना था, इसे आपको याद रखने में सरलता रहेगी। ठीक है, तो पहला कि गुणों और विशेषताओं का मापन किया जाता है इसमें। फिर दूसरा पॉइंट, गुणों और विशेषताओं के मापन के करने के फलस्वरूप उसे क्या प्रदान किया जाता है, अंक प्रदान किया जाता है। फिर देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई निरपेक्ष मान शून्य नहीं होता। अर्थात ऐसा तो है नहीं कि आपकी विशेषता क्या हो, शून्य हो। तो है नहीं कि आपने एकदम शून्य ग्रहण किया, कुछ ना तो कुछ ग्रहण किए होते हैं, तो इसमें परम शून्य नहीं होता है। परम शून्य होने का मतलब आपको कुछ नहीं आता, यह चीज याद रखना, क्योंकि वहां पर बार बार परम शून्य की बात की गई है। तो परम शून्य का मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर कोई क्वालिटी है, नहीं, आपके अंदर क्वालिटी है। भले उस गणित में आपके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया भले वो आप ना बता पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस चीज से अनभिज्ञ हैं। जैसे आपको दे दिया गया 2-3/4, तो आप तो इतना समझ ही रहे हैं कि इसमें हमें करना क्या है,
हो सकता है आपका उत्तर गलत आए, लेकिन आप प्रक्रिया तो कर ही सकते हो। तो यही प्रक्रिया करने मतलब क्या हुआ कि ऐसा तो है नहीं कि आपके पास एकदम से ज्ञान है ही नहीं, तो आप एकदम से परम शून्य तो होंगे नहीं। तो यही चीज है कि इसमें परम शून्य नहीं होता है, अर्थात निरपेक्ष शून्य मान नहीं होता है। यहां पर आप यहां पर कह सकते हैं निरपेक्ष या परम शून्य नहीं होता है, ठीक है। अर्थात ऐसा तो है नहीं कि किसी बच्चे को क्या है कोई भी विशेषता या कोई भी गुण उसके अंदर ना हो, ठीक। अगला क्या है, इसमें आंकिक स्वरूप पाया जाता है। आंकिक स्वरूप क्यों, पहले पॉइंट से यहां पर पता चल जा रहा है कि इसका क्या होता है, आंकिक स्वरूप पाया जाता है। आंकिक स्वरूप पाया जाता है अर्थात अंकों के रूप में इसमें व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और एक दो पॉइंट वैसे ही आप लोग जाने रहिए कि ये बहुत ही कम खर्चीली वाली विधि है। टेस्ट में बैठे हैं आप, टेस्ट ले लिए बच्चों को, इसमें आपको ज्यादा दौड़ने धूपने की आवश्यकता नहीं पड़ी, या ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, या अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपने प्रश्न पूछा और उसने आपका बच्चों ने उत्तर दिया, तो आप वहां पर ये इसका मापन कर सकते हैं। जैसे आपका होता है मौखिक वाइवा, वहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न के उत्तर के आधार पर आपको क्या प्रदान किया जाता है, अंक प्रदान किया जाता है। किसी अन्य संसाधन की आवश्यकता पड़ी, तो इसीलिए ये सबसे कम खर्चीली विधि है मापन का। लेकिन ये भी है कि इससे हम किसी व्यक्ति के पूर्ण रूप से मापन नहीं कर सकते। अब पूछो क्यों, सवाल ये आता है कि हो सकता है उसे आ रहा हो लेकिन वो अभिव्यक्त ना कर पाए, उसे आ रहा हो लेकिन वो क्या है अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा, तो क्या इसका सही सही हम मूल्यांकन कर पाएंगे, मापन कर पाएंगे? बिल्कुल हाय, उसके अंदर कितनी समझ है केवल वही बता पाएगा, या वो क्या सोचता केवल वही बता पाएगा, दूसरा नहीं बता पाएगा। हम बस इतना ही थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इसे फला चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभिव्यक्त तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्लास में अच्छा नंबर आता है, फिर बाद में कहते हैं जब कोई पूछता है तो वो सही से नहीं बता पाते हैं। तो इसका मतलब ये हम समझ लें कि बच्चे को कुछ नहीं आता है। इसीलिए शैक्षिक मापन में हम क्या है सही सही पूर्ण रूप से उसका मापन हम नहीं कर पाते हैं, ये विशेषता ही हो गया। तो अन्य चीजें आपको याद रखनी है, लेकिन ये क्या है, इन विशेषताओं में आपको बस यही 4 तथ्य याद रखना है और उसमें यही प्रश्न पूछा जाएगा शैक्षिक मापन से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताओं को लिखिए। तो आपको पहले उसकी परिभाषा दे देनी है और उसके बाद 2-4 विशेषताएं उसमें लिख लीजिए। और आपको विशेषता कहीं ढूंढने नहीं जाना है, वो आपकी विशेषताएं उसी परिभाषा में मिल जाएंगी। पहला क्या है, परिभाषा पे जाइए तो छात्रों की योग्यताओं क्षमताओं का हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मापन करते हैं। तो अर्थात ये क्षमता विशेषता यह है क्या, गुण ही तो है। तो आ गया गुणों और विशेषताओं का मापन, अंक प्रदान। फिर उसके बाद क्या है, उसे हम अंकीय रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो अगली विशेषता क्या आ गई कि इसमें अंक प्रदान किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, जब हम लोग प्रश्न पूछते हैं तो बच्चा कुछ ना तो कुछ लिखता है, इसका मतलब उसका ज्ञान शून्य नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, निरपेक्ष या परम शून्य नहीं होता। फिर उसके बाद क्या है, आंकिक स्वरूप मापा जाता है, अर्थात इसमें पार्टिसिपेंट नहीं बताया जाता, केवल और केवल आपको यह बताया जाता है कि आपने कितना नंबर पाया। आपका जो फर्स्ट सेकंड बताया जाता हो वो आपका मूल्यांकन हो जाएगा, जो अभी आगे आएगा। लेकिन पहले इस टॉपिक को हमें समझना है। आपका जो प्रश्न, जो आपका मार्कशीट मिलेगा, डीएलएड की हो चाहे हाई स्कूल की हो चाहे इंटर की हो चाहे आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो, उसमें आपको अंक मिला होगा, ग्रेड नहीं मिला होगा। तो वो जो अंक मिला है आपका, वही आपका क्या है, मापन है, शैक्षिक मापन है कि आप इस विषय में कितना नंबर पाए। तो वो क्या हो गया, आंकिक स्वरूप नहीं प्रदर्शित कर रहा, वो आपकी मार्कशीट क्या हो गई, आंकिक स्वरूप हो गई। तो यही आपकी विशेषताओं में ये हो गया। और मेरे ख्याल से इन विशेषताओं को आपको अब रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप परिभाषा रटिए, विशेषता अपने आप निकल आएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्या है, उद्देश्य क्या हो सकता है इसका।
उद्देश्य की बात इसमें कही गई है। देखिए उद्देश्य में सबसे पहली बात यह है कि शिक्षा ग्रहण में या शिक्षा ज्ञानार्जन में बच्चों में आने वाली बाधाओं की पहचान करना है। अर्थात कौन कौन सी बाधाएं आ रही है उसकी हमें क्या करना है, पहचान करना है। जैसे बच्चे को दे दी गई एक समस्या, यह समस्या दे दी गई, ठीक है, बच्चे ने जो भी आया उसके मन में जो भी चल रहा है उसने हल किया, बाय द वे उसका उत्तर क्या आ गया, गलत आ गया। उत्तर क्या आ गया, गलत आ गया। तो अब हमें ये नहीं देखना है कि इसमें इसका उत्तर गलत है, हमें ये पता लगाना है कि इसने गलती की कहां, और वही गलती उसकी क्या हो गई, इसकी समझ में या ज्ञानार्जन में क्या हो रही है, बाधा आ रही है। अर्थात उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, उस संकल्पना को जान रहा है कि नहीं जान रहा है, इसकी जानकारी करना इसका क्या है, उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के विकास में आने वाली बाधाओं को पहचानना। यहां पर आप देख सकते हैं विकास में आने वाले बाधाओं या अवरोधों का पहचान करना, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, पहचान करने के बाद आप कह सकते हो अधिगम को सरल और सहज बनाने में सहायक। अगला पॉइंट क्या लिख सकते हो कि अधिगम को सहज और सरल बनाना, ठीक है। एक तथ्य से दूसरा तथ्य जोड़ दे रहे हैं। पहला क्या है, आप बाधाओं को जब आप क्या कर दोगे, दूर करोगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका अधिगम सरल और सहज हो जाएगा। बच्चा अर्थात ये क्या है कि उसमें जो बाधाएं आ रही हैं उसको जब हम दूर करेंगे तो उसके लिए अधिगम कैसा हो जाएगा, वो सरल और सहज हो जाएगा। और जब सरल और सहज हो जाएगा तो बच्चे का क्या हो सकेगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास में क्या हो जाएगा, सहायक, या विकास करना, सर्वांगीण विकास करना। अर्थात बाधा दूर कर दिए, अधिगम को मैंने क्या कर दिया, सरल बना दिया। तो जब सरल बना दिया तो बच्चे का क्या होगा, सर्वांगीण विकास, अर्थात वो हर क्षेत्र में क्या कर पाएगा, अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। सर्वांगीण विकास में क्या आएगा, उसका शारीरिक विकास भी आ जाएगा, उसका मानसिक विकास भी आ जाएगा, उसका शैक्षिक विकास भी आ जाएगा, उसका चारित्रिक विकास भी आ जाएगा, उसके व्यक्तित्व का विकास भी आ जाएगा, और यही सब मिला के बन जाता है क्या, सर्वांगीण विकास, ठीक है। तो विकास में आने वाली बाधा अर्थात वो किस कारण वो नंबर कम पा रहा है, इसका हम पता लगा लेते हैं। तो जो पता लगाए तो उसको अवरोध तो क्या कर रहे हैं हम लोग, दूर कर रहे हैं। तो उसके क्या हो जा रहा है, उससे अधिगम सरल और सहज हो जा रहा है। और जब अधिगम सरल और सहज हो जा रहा है तो बच्चे का क्या हो जा रहा है, सर्वांगीण विकास हो जा रहा है, ठीक। आगे देखिए अगला, बच्चों की सुविधाओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा या अधिगम का स्वरूप प्रदान करना, शिक्षा या अधिगम की सुविधाएं उपलब्ध कराना। अर्थात ये तथ्य आपके उसमें जरूरी है, सीटेट में बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर आवश्यकताएं एवं सुविधाएं प्रदान करना, ये सीटेट का मुख्य लाइन है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर, विभिन्नताओं के आधार पर आवश्यकताओं एवं संसाधन उपलब्ध कराना। अच्छा, अगर हमें अधिगम को सरल बनाना है तो क्या करना है, व्यक्ति विभिन्नताओं के आधार पर उसकी आवश्यकताओं एवं संसाधन को क्या कराना है, हमें उपलब्ध करना है। अर्थात उसकी क्या आवश्यकता है और उस आवश्यकता के लिए कौन से संसाधन क्या होंगे, उपयुक्त होंगे, उनका क्या करना हमें उपलब्ध कराएंगे। तो ये सीटेट का फेवरेट लाइन है कि व्यक्ति विभिन्नताओं के आधार पर उसकी आवश्यकताओं एवं रुचियों के हिसाब से संसाधन को क्या करना है, उपलब्ध कराना है।
फिर एक आप लास्ट में लिख सकते हैं कि स्वस्थ प्रतियोगिता का विकास करना। स्वस्थ प्रतियोगिता का विकास करने का यह मतलब नहीं है कि बच्चे आपस में लड़ने लगे, अर्थात वहां पर यह है कि फला बच्चा ने टॉप किया तो अब हम ये कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और हम भी टॉप करने की कोशिश करें। अर्थात सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करना, सकारात्मक सोच का विकास करना है। ऐसा नहीं है कि ईर्ष्या और द्वेष भावना उत्पन्न होने लगे कि फला बच्चा जो है टॉप कर गया, हमने टॉप किए और यहाँ पर जो है गुरुजी पक्षपात कर रहे हैं, उनका साइड ले रहे हैं, हमारा साइड नहीं ले रहे हैं। इस तरीके की प्रतियोगिता नहीं, वो स्वयं से अभिप्रेरित हो नंबर से, कहने मतलब ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि उन्होंने इतना नंबर लाया, इस बार हम ज्यादा नंबर लेकर आएंगे। किसी ने कहा नहीं कि इस बार तुम ज्यादा नंबर लेकर आओ, वो स्वयं से प्रेरित हुआ। और यही अब स्वयं से प्रेरित होने का मतलब क्या है? स्वस्थ प्रतियोगिता का विकास करना। तो उसमें आप लिख सकते हो क्या? स्वस्थ प्रतियोगिता का विकास करना, स्वस्थ प्रतियोगिता का विकास करना। ये आपको 5 पॉइंट याद रखना है। बाकी अन्य चीजें आप इधर उधर से ढूंढ के लिख लेना, लेकिन ये आपके लिए क्या है? मुख्य है। इनको आप याद रखिएगा, आसानी से वहां पर आ जाएगा। क्योंकि यदि पूछा जाएगा शैक्षिक मापन का उद्देश्य क्या है, तो ये आप अपने क्या है दरोगे वाले कॉलम में इसको लिख लीजिए स्टार बना के। ये आपका इंपॉर्टेंट है। परिभाषा और उद्देश्य, विशेषता में आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ना आप रटिएगा, क्योंकि आपके परिभाषा में ही उसकी विशेषता छिपी हुई है। तो आप वहीं से आराम से 1-2 पॉइंट बना के लिख सकते हैं। लेकिन जब उद्देश्य की बात आती है तो इसको आप पॉइंट वाइज करके आप याद करिए। याद क्या करना है? पहली बात, विकास में आने वाली बाधाओं को क्या करना है? दूर करना है। और जब उन बाधाओं को दूर करें, कैसे होगा? व्यक्ति विभिन्नताओं के आधार पर उसकी आवश्यकता और संसाधन को क्या करा दें हम लोग? उपलब्ध करा दें। और जब व्यक्ति विभिन्नता के आधार पर संसाधन उपलब्ध हो गया तो अधिगम क्या हो गया? सरल और सहज हो गया। और जब अधिगम सरल और सहज हो गया तो बच्चे का क्या हो गया? सर्वांगीण विकास हो गया। चीजें क्लियर हो गई ना? चलिए अब बात आती है शैक्षिक मापन के स्तर। किसको कल पढ़ाया गया? पढ़ा देना। देखिए अगला पॉइंट क्या है? शैक्षिक मापन के स्तर। अब देखिए एक जो है मनोवैज्ञानिक है, कौन? एस स्टीवेंसन। इन्होंने शैक्षिक मापन के 4 स्तर बताए हैं। तो आपको बस 1 नंबर पक्का। शैक्षिक मापन के कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। किसने दिया? एस स्टीवेंस ने। ठीक है। अब वो 4 और 4 कौन कौन से हैं? तो आपका नामित, क्रमिक और आंतरिक और अनुपातिक। कौन कौन से? आपका पहला नामित स्तर, दूसरा आपका क्रमिक स्तर, तीसरा आपका अनुपातिक, सॉरी आंतरिक कर दीजिए तब, आंतरिक स्तर, और चौथा आपका आ जाएगा आनुपातिक। ये 4 स्तर हैं। तो अब इन सभी से आपके बहुविकल्पीय में प्रश्न बन सकता है। इसीलिए आपको इस चीज को याद रखना है, कौन कौन से स्तर होते हैं। तो आ जाएगा विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मापन का स्तर नहीं है। तो 3 में से आपको 4 याद रखना है। 4 से जो डिफरेंस आ जाएगा उसी को आपको क्या कर देना है? टिक कर देना है। तो आपका 1 नंबर यहाँ पर ये पक्का हो गया। और 1 नंबर आपके शैक्षिक मापन की विशेषताओं से आ सकता है। तो इसीलिए आपको शैक्षिक मापन की विशेषताओं को आपको लिखना रहेगा। ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर आपको सीमित चीजें बता दिया हूं।
आप क्या करिए, आप अपने नोटबुक से या जो भी आप किताब लिए हैं पढ़ रहे हैं उसमें अन्य चीजें आप जोड़कर लिख लीजिएगा। हालांकि आगे बताते रहेंगे, लेकिन जो मुख्य मुख्य है चीजों को जोड़कर पढ़ा रहे हैं उसी को आप याद रखिए, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसी के आधार पर अन्य तथ्य अपने आप क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।